दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज 9 जनवरी 2020 का डेली करंट अफेयर आपके सामने है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है उनके यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें आपका पहला न्यूज़ है कि इंटरनेशनलाइज द डोमेन नेम। तो मतलब डोमेन नेम को इंटरनेशनलाइज करने का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो इसको आईडीएन स्कीम कह रहे हैं। सो द नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्टकट में निक्सी कहते हैं, NIXI, हैज़ अनाउंस दैट इट विल ऑफर अ फ्री इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम। ठीक है, आईडीएन इन एनी ऑफ द प्रिफर्ड 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस, along with the every IN domain booked by the registrar। अब इसमें क्या गया है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको निक्शी कह रहे हैं, इज़ नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आप जानते रहिए। कहने का मतलब ये है कि अभी हाल ही में जो निक्सी है उसने यहाँ पे 22 अलग अलग भाषाओं में, जैसे कि आप मोबाइल चलाते हो तो उसमें जो भी प्रोग्राम होते हैं या फिर जो जो आपके फीचर्स आते हैं, तो उसमें भाषा का चयन जो है आपका भारत की ही 22 भाषाओं का चयन आप कर सकते हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। नेक्स्ट है आपका कि इट इज़ वर्किंग सिंस 2003 फॉर द स्प्रेडिंग द इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये भारत देश में आपका इंटरनेट का प्रचार प्रसार करने की जो गति पकड़ी है वो आपका 2003 से स्टार्ट की गई गति पकड़ी। एंड थ्रू द activities like internet exchange, through which the internet data is exchanged among the ISP and the between the ISP and the CDN, managing and operating internet protocol IPv4 and IPv6 etc। यहाँ पे शॉर्टकट में इसको समझाने की कोशिश करूँ तो जो निक्सी है, मतलब नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो उसके तहत ये किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप एक विशेष भाषा से आते हैं, इन 22 ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस में से अगर किसी भाषा में आप अपने इंटरनेट को यूज करना चाहते हो, आप इंटरनेट में जो फीचर्स हैं उसको यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है कि आप उसके भाषा का चयन कर सकते हो और इसको अब इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है उस पर्टिकुलर डोमेन नेम को। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप विदेश में रहते हुए भी अपने भाषा के हिसाब से उस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हो। ये आपका पहली न्यूज़ हो गई। नेक्स्ट न्यूज़ आपका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जो कि उसके अभी मंत्रालय के मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने, उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है गवर्नमेंट्स डिजिटल कैलेंडर। ठीक है, कहने का मतलब कि सरकार के द्वारा जो आपका कैलेंडर लॉन्च किया जाता था हर साल का ऑफिशियल कैलेंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको इस बार डिजिटली लॉन्च किया गया है और एक ऐप बनाया गया है जिसको डायरी ऐप बोल रहे हैं। ये आपका नई दिल्ली से इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप जो है हैज़ बीन डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय द ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी इसमें संभाल रहे हैं, तो उन्होंने अभी हाल ही में यह जानकारी दी कि इसको, इस जो पर्टिकुलर डायरी ऐप है, इसको डिजाइन और डेवलप किया गया किसके द्वारा? ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये आपका किसके अंतर्गत काम करती है? ये मंत्रालय है आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। द ऐप विल डू अवे विद द नीड फॉर द न्यू कैलेंडर एवरी ईयर्स। अब इससे क्या होगा कि जो हर साल आपको नई कैलेंडर की आवश्यकता पड़ती है, तो इस ऐप में से आपको प्राप्त हो जाएगी। इसमें कई बेनिफिट भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए पहली बेनिफिट तो ये है कि पेपरलेस है, दूसरा कैरी करने में आसान है, तीसरा आपको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा, चौथी बात क्या है कि उसमें अब जैसे आपका होता है ना कि लिंक होता है, तो किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे आप प्लेटफॉर्म में चले जाते हो। तो जैसे आप अगर कागज़ का रहेगा तो उस पर तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर हर डेट का अगर आपको सिग्निफिकेंस जानना है, जैसे 15 अगस्त डेट आई, तो 15 अगस्त के बारे में अगर आपको जानना है तो उस डेट पर क्लिक कीजिए, आपको सारी डेटा वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये फीचर आपका फ़ायदेमंद है। अब समझते हैं ये किन किन भाषाओं में रहेगा। अब इसमें भाषा का भी चयन किया जा सकता है, तो क्या क्लिक करके आप पूरी कैलेंडर की भाषा चयन कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज़ अवेलेबल इन द हिंदी एंड इंग्लिश, बट इट विल अवेलेबल इन 11 लैंग्वेजेस फ्रॉम 15th ऑफ दिस मंथ। मतलब कि जनवरी 15 से आपका 11 अन्य भाषाओं में भी ये आपका चालू हो जाएगा, अवेलेबल रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए आपका हिंदी और इंग्लिश में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जो कि अब इस समय यूटी बना दिया गया है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। पहले जम्मू कश्मीर एक आपका स्टेट हुआ करता था, तो अब स्टेट के हिसाब से आप जानते हो कि यूपीएससी का अलोकेशन, यूपीएससी के कैडर का अलोकेशन जो होता है वो इस बेसिस पे होता है कि जैसे 5 अलग अलग क्षेत्र बना दिए गए। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें 1 2 3 4 5 सेक्टर बना दिए गए। तो उसमें क्या होता था कि कुछ प्रदेशों का एक आपका ग्रुप आता था। ठीक है, तो कुछ प्रदेशों का ग्रुप है, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि यूपी, बिहार, एमपी, इन तीनों को एक एक कैडर में डाल दिया गया। इसी तरीके से 5 अलग अलग आपका क्षेत्र चुना गया। तो इसी में हाल ही में क्या किया गया कि जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसको एक विशेष ग्रुप में रख दिया गया है, जिसको आगमुट कहते हैं। तो आगमुट जो है
इसमें इसका कंप्लीट AGMUT से बनता है। तो इसमें ए से मतलब है अरुणाचल प्रदेश का, जी से मतलब है गोवा का, एम से मतलब है मिजोरम का, और यूटी मतलब हो गया कि यूनियन टेरिटरी, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं प्लस ये आपका अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम। तो अगर मान लीजिए आगमुट वाले में किसी का चयन होता है तो उसको इन पांचों स्टेट में से, 5 स्टेट नहीं है यूनियन टेरिटरी, तो आपका 8 अलग से है, तो इन क्षेत्रों में आपको वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो इसी को लेकर के अभी जम्मू कश्मीर जो था वो आपका आगमुट में नहीं आता था, लेकिन अब ये इसको आगमुट में ही शामिल कर दिया गया है। ठीक है, एक ऑर्डिनेंस ला करके यूनियन टेरिटरी को, इसमें एक ऑर्डिनेंस लाया गया है जिसका नाम है यूनियन टेरिटरी कैडर। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी के जितने भी कैडर होते हैं उसी में आपका शामिल कर दिया गया। और ये ऑब्वियस बात भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अगर यूटी बन गया तो यूटी जिस पर्टिकुलर आपका कैडर में जाएगा, जिस सेक्टर में जाएगा, उसी में तो आपका ये भी रहेगा ना। So the move will help the tackle the shortage of all the Indian services officers in the Jammu and Kashmir, owing to the earlier rule fixing in the ratio of direct recruit the civil services to promotee from the Jammu and Kashmir state civil services, Kashmir administrative services at the 50 to 50%, and instead of the 67:33 formula followed by the other state। अभी तक क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जगह पे 300 सीट है, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में IAS की 90 सीट है, तो 90 का 1/3 ही आपका इस प्रदेश के निवासी रहेंगे, बाकी जो 2/3 है, ठीक है, 2/3 बाहर के लोग रहेंगे, यहाँ पे आपका आएंगे और उसका IAS या फिर कोई भी सर्विसेज यहाँ पे काम करेंगे। तो लेकिन जम्मू कश्मीर के केस में उल्टा था। जम्मू कश्मीर के केस में क्या था कि 50% केवल वहाँ के जम्मू कश्मीर के निवासी होंगे, मतलब उनको IAS बनना पड़ेगा, और मतलब वहीं के IAS आपका 50% रहेंगे और 50% बाहर के होंगे। तो इससे क्या होता था कि कहीं ना कहीं उसमें शॉर्टेज देखी जाती थी हमेशा, मतलब वहाँ पे IAS और IPS सेक्टर में जितनी उनकी संख्या होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाती थी, क्योंकि 50% जम्मू कश्मीर से नहीं निकल पाते थे जितना उनकी आवश्यकता थी। तो अब उसकी जो आवश्यकता थी उसको समाप्त कर दिया गया, उसके रेशियो की आवश्यकता भी समाप्त हो गई है, क्योंकि ये अपने आप में भी आपका यूनियन टेरिटरी है। उसके साथ में ऑर्डिनेंस में इसको भी संशोधित किया गया। नेक्स्ट आपका है कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसको IREDA, ठीक है, IRDA कहते हैं, so signed a memorandum of understanding with the NHPC Limited for the providing its technical expertise in the developing the renewable energy project। कहने का मतलब ध्यान समझाता हूँ, गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, उसने एक समझौता साइन किया है किसके साथ में, NHPC लिमिटेड के साथ में, ताकि उसको जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए, टेक्निकल सहायता चाहिए, ठीक है, उसको वहाँ वो टेक्नोलॉजी जो है NHPC के द्वारा प्राप्त कर सके। अब जो IREDA है ये संस्था इज़ अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय है, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये आपका प्रशासनिक कंट्रोल में आता है, IRDA। अब यहाँ पे NHPC जो है वो आपका एक PSU है जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। तो मतलब एक PSU को यह काम दिया गया है, यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि IREDA के द्वारा जितने भी आपका रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट लगेंगे उसमें जितनी भी टेक्निकल आपको सहायता प्राप्त करानी है वो आपका NHPC करेगा। अगला है न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है टू डिलीट इट्स 3-year-old लॉ विच अलाउ सीजर एंड सब्सिक्वेंट कन्फिस्केशन of the livestock from the people who dependent on these animals for the livelihood even before they were found guilty on cruelty and the towards them। अभी हाल ही में मैं इसको शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, या फिर इसको कह सकते हैं कि एक परम आदेश, उसके अंतर्गत यह बात कही गई है और सेंटर गवर्नमेंट को यह एक तरह से कह सकते हैं कि उनको गाइडलाइन प्रदान की गई है कि आप क्या करिए कि जो 3 साल पहले पशुओं को लेकर के जो अत्याचार होते थे उसको समाप्त करने के लिए एक जो नियम बना था उसको समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको रद्द करिए। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इस लॉ के अंतर्गत ये था कि अगर मान लीजिए कोई भी पशु के साथ अत्याचार करता है, चाहे वो आपका उस पशु का मालिक ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अगर वो अत्याचार करता है उसके खिलाफ अगर FIR दर्ज हुई तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। उसके साथ में जो पशु होगा तो उसकी देखरेख करने के लिए सेंटर मतलब गवर्नमेंट का जो पर्टिकुलर संस्था होती है स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबल, उसको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो मतलब इसको समाप्त करने की बात कही है, ठीक है। इसको डिटेल में किसी अदर वीडियो में समझेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब अगली न्यूज़ है कि इंडिया विल चेयरिंग 3 की सब्सिडरीज बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC के अंतर्गत जो आपका सुरक्षा परिषद है UN का, तो उसके 3 अलग अलग सब्सिडरी बॉडी मतलब कि उसी से जुड़े हुए संस्थाएं जो हैं उनको
चेयर करेगा इंडिया अगले साल 2022 में। तो ऐसी तीन कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि सब्सिडरी बॉडी है यूएन की, और उसको चेयर करने वाला है आपका इंडिया। तो सो दिस इज़ द अनाउंसमेंट बाय द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टी एस त्रिमूर्ति साहब ने ये अनाउंसमेंट की है कि इंडिया जो कि आपका यूएनएससी का एक सदस्य है, वो आपका अगले साल 3 अलग अलग सब्सिडरी बॉडी जो कि आपका यूएनएससी के अंतर्गत आता है उसको चेयर करने वाला है। सो द पैनल आर काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022, मतलब पहला जो पैनल है वो आपका काउंटर टेररिज्म कमेटी है, उसको चेयर करेगा। दूसरा आपका ताइवान सैंक्शन कमेटी, उसको चेयर करेगा इंडिया। तीसरा आपका लीबिया सैंक्शन कमेटी। इन तीनों कमेटी को जो कि यूएनएससी की सब्सिडरी बॉडी है उसको यहाँ पे चेयर करने वाला है इंडिया 2022 में। नेक्स्ट आपका है कि इंडियन रेलवे हैज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द अबाउट, इसमें मतलब कि एक आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक समझौता हुआ है डीआरडीओ और महाराष्ट्र के मेट्रो के बीच में, जिसमें यह कहा गया है कि दे आर वर्किंग टुगेदर टू कंजर्व वाटर एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट बाय इंस्टॉलिंग द डीआरडीओज इको फ्रेंडली बायो डाइजेस्टर यूनिट अ नॉन सीवर्ड सैनिटेशन टेक्नोलॉजी इन इट्स फैसिलिटी। अब जानते हो कि आप सैनिटेशन को लेकर के आपका रेलवे के लिए हमेशा चिंता का विषय रहा है। तो हाल ही में अभी जो महाराष्ट्र का मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो महाराष्ट्र मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन है, जिसको महा मेट्रो के नाम से जानते हैं, उसने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके यह काम करने का समझौता किया है कि वो आपका जो मेट्रो में यूज होने वाला पानी है ट्रेन के अंतर्गत, और उसके साथ में जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो आपका इकोसिस्टम एक बायोडाइजेस्टर तैयार करने का यूनिट तैयार करने की बात है, उन दोनों पर मिल करके काम करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ सकता है कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ में साइन हुई है, तो डीआरडीओ और महा मेट्रो के बीच में, मतलब महाराष्ट्र की मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के बीच में। इसमें आपको ये भी जानना चाहिए कि क्या हम इस तरह की टेक्नोलॉजी अदर रेलवे सिस्टम में यूज कर रहे हैं। तो आपको जानना चाहिए कि इंडियन रेलवे ने इसको पहले ही एग्जिस्ट कर लिया है, इंस्टॉल किया है। लगभग 2.4 लाख बायो डाइजेस्टर्स इट्स फ्लीटेड टू द पैसेंजर कोचेस। पैसेंजर कोच में लगभग 2.5 लाख के आसपास बायो डाइजेस्टर पहले ही इंस्टॉल कर दिए गए हैं इंडियन रेलवे में। सो नाउ फॉर द महा मेट्रो द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन रिवैम्प्ड एंड द फर्दर इम्प्रूव्ड इन द बिड एप टू सेव द वाटर एंड द स्पेस सैनिटेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको इंडियन रेलवे पहले से यूज कर रहा है, लगभग 2.5 लाख बायोडाइजेस्टर लगाए जा चुके हैं। अब महा मेट्रो भी उसी कदम पे आगे बढ़ रहा है, महाराष्ट्र की मेट्रो टेक्नोलॉजी। और इसमें क्या होगा कि ये इंप्रूव करेगा कि कैसे वाटर को रिसाइकिल करके दोबारा यूज कर सकते हैं, उसके साथ में सैनिटेशन को लेकर के भी यहाँ पे जागरूकता रहेगी। नेक्स्ट आपका है कि अंडर द ICAR इनिशिएटिव मेरा गाँव मेरा गौरव, ये जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 में, फ्लैगशिप प्रोग्राम था। इसके अंतर्गत क्या है कि मेरा गांव मेरा गौरव, इसमें क्लीनलीनेस ड्राइव चलाया जाता है। वॉज कैरीड आउट द रिसेंटली इन द इब्रामपुर, ठीक है, वेलिंग एंड द पैरा विलेजेस। तो कुछ विलेजेस में इसको अभी हाल ही में मेरा गांव मेरा गौरव के तहत में स्वच्छता का एक प्रोग्राम चलाया गया, स्वच्छता का एक आंदोलन चलाया गया, जिसके अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है इब्रामपुर। आपसे पूछ सकता है क्योंकि जो करंट न्यूज़ में रहता है वही आपसे पूछेगा। और इसके पीछे का अगर आपको रीजन जानना है कि मतलब कि कब से स्टार्ट हुआ था, ये एक आपका मेरा गांव मेरा गौरव था, गौरव प्रोग्राम था। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये कैसा प्रोग्राम है? ये एक आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के द्वारा, एन ऑटोनमस बॉडी फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेट एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड द रिसर्च इन इंडिया। इट रिपोर्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि ये जो आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है मेरा गांव मेरा गौरव, ये आपका कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी बॉडी है? उसका नाम है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन फॉर द एग्रीकल्चर एजुकेशन, मतलब कृषि को लेकर के आपका शिक्षा प्रदान करना, जागरूकता प्रदान करना, उस पर रिसर्च करना इंडिया के अंतर्गत ये आपका ICAR ही करता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आपका आता है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे समाचार है कि नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसको एनकेव्स के नाम से जानते हैं। इंडिया फोरम 2021 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको YMO-SPI के नाम से जानते हैं। उसके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो कि एनकेव इंडिया के नाम से जानता है, जो फोरम 2021 है। ठीक है, इसको एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि एनकेव का फुल फॉर्म क्या है। नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड द वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज इंडिया फोरम 2021, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। तो एनक्लेव प्रोजेक्ट जो है आपका, ये आपका यूरोपियन यूनियन के द्वारा फंड किया जा रहा है।
हैज़ बिन द जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड इन द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, UNSD के द्वारा आपका इसको साथ में कोलैब किया जा रहा है। उसके साथ में और भी संस्थाएं हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP है, वो भी आपका कोलैब कर रही है। एंड द सेक्रेटरीट ऑफ द कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, ठीक है, ये भी आपका इसके साथ में है। नेक्स्ट है कि इंडिया में एनक्लेव प्रोजेक्ट कैसे करता है। सो इन इंडिया एनक्लेव प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द YEMO SPI। इंडिया में YEMO SPI मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। एंड द यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल UNSD के द्वारा तो किया ही जा रहा है। अब ये क्लोज कोलैबोरेशन होता है इंडिया में YEMO SPI के द्वारा विद द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। इसमें आपका दूसरी जो मिनिस्ट्री आपका इसमें साथ में होती है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। अगली जो आपका यहाँ पे कमेटी मतलब इंडिया की ही आपका सेंटर रहता है तो वो है आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये सभी मिल करके आपका काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक न्यूज़ है जो कि सुभाष चंद्र बोस की फैमिली से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज़ एक्सप्रेस द ग्रीफ ओवर द डिमाइस ऑफ प्रोफेसर चित्रा घोष। प्रोफेसर चित्रा घोष के मृत्यु पे यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है, जिसमें कि जो कौन है ये चित्रा घोष, क्यों इनका नाम पढ़ना चाहिए। सो द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द शरद चंद्र बोस, जो कि आपके नेताजी के भाई थे, ठीक है। तो नेताजी के भाई की बेटी चित्रा घोष का भी निधन हुआ है, तो इसलिए आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर शोक व्यक्त किया है। अब शरद चंद्र बोस के बारे में हम एक पर्टिकुलर वीडियो में अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतना आप जान लीजिए कि इन्होंने क्या किया था कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था उसमें भी सहयोग किया था अपने भाई का, सुभाष चंद्र बोस जी का। और इन्होंने क्या किया, जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें भी ये क्या थे, माइनिंग मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू के सानिध्य में जो आपका अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, अंतरिम गवर्नमेंट मतलब क्या है कि देश के आज़ाद होने के पहले एक 1946 में एक अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि जब तक कि आपका संविधान, जब तक कि आपको संपूर्ण रूप से कागजी तौर पर मतलब कि कागजी तौर पे आपका सत्ता हस्तांतरण नहीं होता है, तब तक एक अस्थाई सरकार बनेगी। तो उसी अस्थाई सरकार में जो आपका शरद जी थे वो आपका माइनिंग मिनिस्टर थे। अगला है आपका द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी डिलीवर द इनागुरल एड्रेस एट द नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021। वो आपका नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में इसने लॉन्च किया था। अगला आपका है कि अग्नि 5 के बारे में, जिसको लीड फायर मतलब कि आग लगा दिया। तो अग्नि 5 मतलब क्या होता है, आग, ठीक है। सो अग्नि 5 का एक रेंज आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो आप समझिए पहले अग्नि 5 क्या है। इज़ एन इंडियन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। ये आपका अग्नि 5 जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कभी कभी आपसे ये पूछता है कि अग्नि क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है या फिर किसी अन्य टाइप की मिसाइल है। सो इसको क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, जिसको DRDO का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस मिसाइल की अगर रेंज की बात करेंगे तो 5000 किलोमीटर से लेकर के 8000 किलोमीटर की रेंज है, बहुत लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली है। नेक्स्ट आपका है कि यूनियन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री हर्षवर्धन जी ने हैव इनाग्रेटेड द CEPI लेबोरेटरी एट द ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में CEPI लेबोरेटरी, जो कि आपका ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है फरीदाबाद में, वहाँ पर आपका उसको लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ आपका है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स साइंड MOU विद द अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। और ये आपका जो साइन किया गया MOU मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और आपका अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा, तो ये उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है, या फिर कह सकते हैं कि एक पार्क बनाने की बात चल रही है, जिसमें है कि ट्राई फूड पार्क। ये आपका मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि ट्राई फूड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो आप बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इसमें आपका इन्वॉल्व है, ठीक है। जनजाति संबंधित जो कार्यों को देख रेख करता है वही आपका मंत्रालय इसके साथ में कोलैब कर रहा है, कौन, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा किसान कल्याण मिशन की चर्चा हो रही है, तो इसको जिस प्रदेश ने लॉन्च किया है वो है आपका उत्तर प्रदेश, और उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि एक आपका लॉन्च किया गया प्रोग्राम, जो कि है 5 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। ये आपका 2015 में 5 जनवरी को लॉन्च किया गया था आपका उज्ज्वला योजना और SLNP स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि मतलब जो LED लाइट है, जो कि आप LED लाइट के बारे में खासियत जानते होंगे कि ये आपका लगभग 10 गुना कम, या फिर कहें कि 10% ही आपका बिजली खर्च करता है। उसके साथ में इसको जो लाइट इंटेंसिटी होती है वो भी ठीक ठाक होती है, तगड़ी होती है, और इसकी जो लाइफ होती है वो भी आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है। और आँखों के लिए भी आपका ये ठीक है। तो
कुल मिला के इस प्रोग्राम को चलाने के लिए इंटरनेशनल मतलब इंडिया लेवल पे पूरा प्रोग्राम चलाया गया था SLNP, और इसको 2015 5 जनवरी को स्टार्ट किया गया था। तो वही बात किया जा रहा है कि अभी हाल ही में 6 साल पूर्ण हो चुके हैं उज्ज्वला योजना को और स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने मिल करके, और उसके साथ साथ में फाइनेंस किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने। ये लोग कर क्या रहे हैं, $105 मिलियन का एक प्रोजेक्ट है जिसको इम्प्रूव किया गया है, मतलब प्रोजेक्ट मतलब जिसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए कोई बात चल रही है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि वेस्ट बंगाल में मतलब कि नदियों में आवागमन के लिए इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कोलकाता में तैयार करने की बात चल रही है, और उसी के लिए वर्ल्ड बैंक ने पैसे लगाए हैं जो आपका $105 मिलियन है। तो कभी कभी आपसे ये पूछता है कि भी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा एक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जो कि कोलकाता में बनाया जा रहा है, तो उसके लिए कौन सी संस्था फाइनेंस कर रही है, तो IMF कर रही है या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रही है या फिर आपका वर्ल्ड बैंक कर रही है। तो आप जानिए कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे लगा रही है उस संस्था का नाम है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट आपका है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, PIDF स्कीम को अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, ऑपरेशनल करने की बात कही है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है नर्मदा नदी के ऊपर एक डैम पर जिसका नाम है ओंकारेश्वर डैम, और ये आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका है कि द टाटा पावर अनाउंसेस इट्स पार्टनरशिप विद द सिडबी, ठीक है, टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल स्कीम टू द MSME प्लेयर्स इन द रूफ टॉप सोलर सेगमेंट। MSME जितने भी आपके संस्थाएं हैं, जितने भी आपका उद्योग हैं, उनके लिए फाइनेंशियल स्कीम जो है आपका फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो सिडबी के द्वारा किया जा रहा है, और इसमें टाटा पावर भी इसमें पार्टनरशिप में है। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि सोलर प्लांट लगा रहे हैं, या फिर सोलर प्लांट नहीं बोल सकते, मतलब सोलर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, सोलर जो पैनल आते हैं उनका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है रूफ टॉप पे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज़ है कि टॉय कैथॉन 2021 को अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल और स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग एंड द इंडिजिनस टॉयज़। इसमें आपका खिलौनों से संबंधित जो आपका उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए भी हाल ही में आपका टॉय कैथॉन लॉन्च किया गया है। इसको हमने कंप्लीट डिटेल में कवर किया था। इसमें क्या है कि 3 अलग अलग सेक्टर में 3 अलग अलग स्कीम के तहत इसमें आपको एक कह सकते हैं चैलेंज दिया गया है। इसमें आपको मॉडल बनाना है, डिज़ाइन बनाना है टॉयज़ को लेकर के, जो कि इंडिया में सक्सेसफुली आपका इंडिया मेड इन इंडिया को ये रिप्रेजेंट करेगा, और आत्मनिर्भर भारत को लेकर के इसमें बातें कही गई हैं। नेक्स्ट आपका है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसको AIFF के नाम से जानते हैं, इज सेट टू अपॉइंट द फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल अभिषेक यादव एज अ डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अभी हाल ही में अपॉइंट किया है फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल अभिषेक यादव जी को डिप्टी सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर नियुक्त किया, जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर न्यूज़ है कि यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द साइनिंग ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ जापान। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये लोग स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर को यहाँ पे 8 अलग अलग प्रोजेक्ट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जापान भेजने की तैयारी में है ये दोनों मिल करके। अगला है द इंडियन रेलवे हैज़ लॉन्च अ फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। अभी आपने नाम सुना होगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और उसके बाद आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो कहने का मतलब है कि गाड़ियों के द्वारा माल ढुलाई के लिए चाहे ईस्ट की तरफ हो चाहे आपका वेस्ट पोर्ट की तरफ हो, तो जितने भी उत्तर भारत के प्रदेश हैं उनको लिंक करने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है, उड़ीसा और इसके बाद पश्चिम बंगाल, इन सभी को जोड़ने के लिए जो आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहाँ पे लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो उसी को लेकर के एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, ठीक है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसको आपका बोला जा रहा है फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। क्या बोला जा रहा है? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल टू फिलफिल द नीड ऑफ फ्रेट कस्टमर्स। अब इसमें भी जो भी व्यापार को लेकर के उत्सुक कस्टमर हैं उनके लिए, उसके साथ साथ स्ट्रेंथन द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, और जिसके द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी आसान मतलब ठीक किया जा सके और उसको साकार किया जा सके, उसको लेकर के यहाँ पे पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज़ है द इक्विपमेंट विल बी मैन्युफैक्चर एट द BEML पलक्कड़ प्लांट केरला एंड वुड बी सप्लाई टू द व्हीकल्स ऑफ इंडियन आर्मी इन अ स्पैन ऑफ द 1 ईयर। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के लिए कुछ व्हीकल्स बनाने की चर्चा जो चल रही है वो आपका पलक्कड़ प्लांट जो कि केरला में स्थित है, जिसको यहाँ पे बनाया जा रहा है BEML के द्वारा। ये एक PSU संस्था है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे आज के करंट अफेयर को यहाँ पे कवर कर लिया है। इसी तरह के न्यूज़ को देखने के लिए और उसके साथ में आपका
अदर करंट अफेयर्स को हमारे चैनल पे देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर लिए, रिकमेंड करिए लोगों को। धन्यवाद।